एक दिन टुनटुनी अपनी सहेली के साथ शॉपिंग करने जा रही थी। टुनटुनी के हाथ में एक खूबसूरत सा पर्स था। भूतिया चिड़िया की आत्मा उसके हाथ में उस पर्स को देख लेती है और अपना रूप बदलकर टुनटुनी का पीछा करने लग जाती है। टुनटुनी जैसे ही दुकान पर पहुंचती है तो भूतिया चिड़िया की आत्मा वहां पर पहुंचकर चुपके से टुनटुनी का पर्स चोरी करके वहां से गायब हो जाती है। टुनटुनी को इस बात का जरा सा भी शक नहीं होता। वे उस दुकान से बहुत सारा सामान खरीद लेती है, लेकिन जब बिल भरने की बारी आती है तो अपना पर्स अपने साथ ना पाकर वे हैरान हो जाती है। अरे नहीं, मेरा पर्स कहाँ चला गया? सारा सामान यही रख दो। देखिए भैया, लगता है मेरा पर्स कहीं पर गिर गया है मुझसे। मैं बहुत दूर से शॉपिंग करने आई हूँ। आप मुझे सारा सामान दे दीजिए। मैं कल वापस आकर आपके सारे पैसे दे दूंगी। अरे नहीं नहीं, बिना जान पहचान के मैं तुम्हें इतना सारा सामान कैसे दे सकता हूँ? अगर तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम यहाँ से चलती बनो। इतना कहकर वो दुकानदार टुनटुनी और उसकी सहेली को भगा देता है। फिर अगले दिन बबली कबूतरी कहीं जा रही थी कि उसके हाथ से उसका पर्स हवा में उड़ने लग जाता है। अरे नहीं, मेरा पर्स हवा में कैसे उड़ रहा है? बबली अपने पर्स का पीछा करने लगती है, लेकिन देखते ही देखते वो पर्स काफी आगे तक चला जाता है। दूसरी तरफ वो पर्स एक पेड़ पर बैठी भूतिया चिड़िया की आत्मा के हाथ तक पहुंच जाता है। वे उस पर्स को ले जाकर अपनी गुफा में रख देती है। उसकी गुफा में काफी सारे पर्स रखे हुए थे। इस तरह से वो रोज किसी न किसी पक्षी के पर्स चुराकर अपनी गुफा में रख लेती थी। दूसरी तरफ रोज रोज अपना पर्स चोरी होने की वजह से सारी चिड़ियाएं और पक्षी परेशान हो गए थे। अरे, मेरे तो पिछले 4 पर्स चोरी हो चुके हैं, इसलिए आज मुझे नया पर्स खरीदना पड़ा। मैं तो पर्स खरीदते खरीदते तंग आ चुकी हूँ। मेरे सारे पैसे तो पर्स खरीदने पर ही जाया हो रहे हैं। हाँ, तुम ठीक कहती हो बहन। पता नहीं कौन हमारा पर्स चुरा रहा है, परंतु आज तक किसी ने उस चोर को नहीं देखा। लेकिन हमें जल्द से जल्द इस पर्स वाले चोर को पकड़ना पड़ेगा। वे दोनों वहाँ पर बात कर रही होती है कि हरी तोती वहाँ पर झट से भागते हुए आ जाती है। अरे अरे, क्या हुआ हरी तोती? तुम बहुत ही डरी हुई दिखाई दे रही हो। अरे, आज मैं कॉलेज से घर आ रही थी कि रास्ते में भूतिया चिड़िया की आत्मा ने मुझसे मेरा पर्स छीन लिया और वे मेरा पर्स चोरी करके भाग गए। अरे, लगता है यही भूतिया चिड़िया की आत्मा ही हम सबके पर्स चुरा रही है। हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद वे तीनों पक्षी उड़कर दूसरे जंगल में भूतिया चिड़िया की आत्मा को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वे तीनों उसके गुफा के पास चले जाते हैं। तीनों जब गुफा के अंदर चली जाती है तो उन्हें अपनी आँखों पर यकीन नहीं आता और वे सब वहाँ पर अपने सारे पर्स देख लेते हैं। अरे नहीं, ये भूतिया चिड़िया ने तो यहाँ पर पर्सों का ढेर लगा रखा है। हम सबको इस भूतिया चिड़िया को सबक सिखाना ही पड़ेगा, लेकिन इसके लिए हमें बहुत ही होशियारी से काम लेना पड़ेगा। फिर अगले दिन तीनों सहेलियां एक बड़ा सा पर्स लेकर जंगल में चलने लग जाती है और इतने बड़े पर्स को देखकर भूतिया चिड़िया की आत्मा बहुत खुश हो जाती है। अरे अरे, ये पर्स तो बहुत ही खूबसूरत और बड़ा है। इतना बड़ा पर्स तो मैंने आज तक नहीं देखा। मैं अभी इसे इन चिड़ियाओं से छीन लेती हूँ। ये पर्स सिर्फ मेरे पास होना चाहिए। इतना कहकर वे भूतिया चिड़िया की रूह उन तीनों सहेलियों से वे पर्स हवा में छीन लेती है और वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद
वो उस पर्स को लेकर अपनी गुफा में लेकर जाती है और उस पर्स को खोलने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो उस पर्स को खोलती है तो वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है। भूतिया चिड़िया की आत्मा के शरीर में आग लग जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? इस पर्स के अंदर तो बम था। अरे कोई तो मुझे बचाओ, मैं जल रही हूँ। लेकिन भूतिया चिड़िया की आत्मा बच नहीं पाती और देखते ही देखते वो जलकर राख हो जाती है। इस तरह से वे तीनों पक्षी अपनी चालाकी से उस भूतिया चिड़िया की आत्मा को खत्म कर देती है और गुफा के अंदर रखे सब पर्स उठाकर जंगल के सारे पक्षियों में बांट देती है। जंगल के सारे पक्षी खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे होते हैं। जंगल में किसी भी चीज़ की कोई कमी न थी। ना कोई पक्षी किसी दूसरे पक्षी से लड़ाई करता था। सब मिलजुल के एक साथ रहते थे। कालू कौवे तोते, देखो मेरे अंडे ये फूटने ही वाले हैं और इनमें से नन्हे पक्षी निकलने ही वाले हैं। अब तो हमारे जंगल में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है और तो और भोजन भी हमें आराम से मिल जाता है। बारिशें भी समय पर हो जाती हैं। हाँ मीनू चिड़िया, हमारा जंगल काफी अच्छा हो गया है। बस हमारे जंगल को किसी की नजर न लग जाए। बस यही बातें चल रही होती हैं कि वहाँ पर एक बड़ी सी चील आ जाती है। अरे पक्षियों, देखो ये दुष्ट चील हमारे जंगल में कहाँ से आ गई है। चील, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? ये जंगल हम सब पक्षियों का है और चीलें तो वैसे भी गुफा में रहती हैं। जाओ तुम भी जाके गुफा में रहो। पक्षियों, मेरा नाम बाजू चील है और तुमने तो सुना ही होगा, बाजू चील ने कई पक्षियों को खा के खत्म कर दिया है। हाय रे, ये तो वही बाजू चील है जिसने मेरी बहन को मार के खाया था। सब पक्षी मेरी बात गौर से सुनो। इस जंगल में सबसे ज्यादा ताकतवर पक्षी मैं हूँ और आज से इस जंगल की महारानी हूँ मैं। और मेरी मर्जी चलेगी कि मैं किस दिन किस पक्षी का शिकार करूँगी। चील, तुम क्यों हमें परेशान करने यहाँ पर आ गई हो? हम भी पक्षी हैं, तुम्हारी तरह हमें भी दर्द होता है। चिड़िया, तुम बहुत ज्यादा भोली हो। हम चीले पक्षियों का मांस खाते हैं, वरना हम तुम पक्षियों का मांस नहीं खाएंगे तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे। बस पक्षियों, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। आज से मैं इसी जंगल में रहूंगी और एक एक करके सारे पक्षियों को खा जाऊंगी। इतना कह के बाजू चील वहाँ से चली जाती है। ये क्या हो गया पक्षियों? अभी तो हम अपनी जंगल की तारीफें कर रहे थे और हमारे जंगल को हमारी ही नजर लग गई। हाँ कालू कौवे, जिस जंगल को हमने इतनी मेहनत से इतना खुशहाल बनाया, अब हम इस जंगल में एक चील से डर के ही रहेंगे। फिर सभी पक्षी उदास होकर अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। बाजू चील सुबह ही सुबह तोते मियाँ के घर आ जाती है। अरे बाजू चील, मेरा बेटा अभी बहुत मासूम और छोटा है, इसको खाकर क्या करोगी? तुम्हें बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तोते, आज तो तुम बहुत लाचार पक्षी लग रहे हो, परंतु इस जालिम बाजू चील को किसी पर भी रहम नहीं आता। बस इतना कहकर वो जालिम बाजू चील तोते के सामने उसके बच्चे को खाने लगती है। फिर क्या था, बाजू चील रोजाना किसी न किसी पक्षी को बेरहमी से मार के खा लेती थी। बाजू चील के डर से सारे पक्षी अपने घरों में छुप के रहते थे। मम्मा मम्मा, मुझे बाहर जाना है। आखिर कब तक हम अपने घर में छुप के बैठे रहेंगे? और मम्मा, हम भोजन कैसे खाएंगे? भोजन तो आपको बाहर जाकर ही ढूंढना पड़ेगा। तुम ठीक कहते हो चिड़े, परंतु वो बाजू चील बहुत जालिम है। बाहर गई तो वो हम लोगों को मार देगी। वो
किसी भी पक्षी को बाहर निकलता देखती है तो हमला कर देती है। जब बाजू चील रात को सो जाएगी तो मैं तुम्हारे लिए भोजन जमा करके ले आऊंगी। पर मम्मा, मुझे उस चील से बहुत ज्यादा डर लगता है। बेटा, अभी हमारे जंगल में मुश्किल समय आया है, इससे हमें डर के नहीं हिम्मत से काम लेना होगा और उस चील को किसी भी तरह हमारे जंगल से भगाना होगा। बस मानो चिड़े, तुम इस घर से कभी भी बाहर मत निकलना, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। अगली सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया और मानू चिड़ा भी उड़ जाते हैं। मुझे किसी भी तरह बाजू चील को रोकना पड़ेगा। बाजू चील तो किसी भी तरह हमारी जंगल की आबादी खत्म कर देगी और हमारा जंगल पूरी तरीके से वीरान हो जाएगा। अगर आज मैंने बाजू चील को ना रोका तो वो हमारे जंगल को वीरान करके दूसरे जंगल में भी यही करेगी। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर मीनू चिड़िया कुछ देर सोचने लगती है। फिर मीनू चिड़िया के दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय आता है। हाँ, इस उपाय से बाजू चील का हमारे जंगल से पीछा छूट जाएगा। मुझे फौरन पक्षियों को बुला के ये उपाय बताना ही पड़ेगा। रात हो जाती है। सब पक्षी चुपके मीनू चिड़िया के घर आ जाते हैं। पक्षियों, तुम सब छुप कर आ रहे हो ना? कहीं तुम सबको बाजू चील ने तो नहीं देखा ना? नहीं चिड़िया, बाजू चील तो सो रही है, उसने हमें बिल्कुल भी नहीं देखा। अब बताओ, तुमने इतनी रात को हमें क्यों बुलाया है? जब से बाजू चील आई है उसने हमारे जंगल को बर्बाद कर दिया है। हर तरफ खौफ और हिरास फैल गया है, जिस कारण मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। मेरे पति दूसरे जंगल गए हुए हैं। अगर बाजू चील ने मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचा दिया तो मैं मेरे पति को क्या जवाब दूंगी? परंतु मीनू चिड़िया, हम कमजोर पक्षी आखिर कर क्या सकते हैं? वह बाजू चील तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। पक्षियों, इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, बस हमें हिम्मत और अक्ल की जरूरत होती है। मीनू चिड़िया, तुम कहना क्या चाहती हो? कि हम उस बाजू चील से मुकाबला करें? क्या तुमने देखा नहीं, उस बाजू चील ने मेरे बच्चे को मेरे सामने मार के खा लिया था। हाँ, मीनू चिड़िया, तोता एकदम ठीक कह रहा है। जिन पक्षियों के बच्चों को बाजू चील ने खाया है, उन पक्षियों से जाके पूछो कि वो कितना डर गए हैं। पक्षियों, ये डर ही तो हमारी कमजोरी है। हमें इस डर को अपने दिल से निकालना ही होगा। हमारे पास भले ताकत नहीं, पर ताकत से ज्यादा अकल काम आती है। मीनू चिड़िया, तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखो, मेरे पास एक बढ़िया सा उपाय है जिससे हमारा पीछा उस बाजू चील से हमेशा के लिए छूट जाएगा। फिर मीनू चिड़िया अपना उपाय पक्षियों को बताने लगती है। अगली सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया बाजू चील के पास आ जाती है। अरे चिड़िया, तुम मेरे पास खुद क्यों आई हो? क्या कुछ ज्यादा ही जल्दी मरने का शौक आ रहा है तुम्हें? नहीं बाजू चील, मेरा तो मरने का समय नहीं, बल्कि तुम्हारे मरने का समय बहुत ही नजदीक आ चुका है। क्या मतलब चिड़िया, तुम कहना क्या चाहती हो? बाजू चील, तुम अपने आप को बहुत ही ताकतवर चील समझती हो, परंतु हमारे जंगल में एक और ताकतवर चील आ गई है जो हम सब पक्षियों को मार के खा रही है। और वो कह रही है कि आज से वही हमारे जंगल की रानी है। मीनू चिड़िया की बात सुनकर बाजू चील तो आग बगोला हो जाती है। मैं सारी चीलों में सबसे ज्यादा ताकतवर चील हूँ। वो चील अपने आप को क्या समझती है? मैं उसे मिनटों में मार के खा जाऊंगी। मुझे नहीं लगता कि तुम उस चील को मार के खा पाओगी, क्योंकि वो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर चील थे। पहले तो मैं उस चील को मार के खाऊंगी, फिर चिड़िया मैं तुम्हें मार के खाऊंगी। चलो, मुझे उस चील के पास ले चलो, मैं भी देखती हूँ कि वो चील कितनी ताकतवर है। फिर मीनू चिड़िया बाजू चील को लेके उस चील के पास चली जाती है। मीनू चिड़िया बाजू चिड़िया को लेके एक कुएं के पास आती है और मीनू चिड़िया कहती है, बाजू चील देखो, वो रही चील कुएं के अंदर। जाओ, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो जाओ उस कुएं के अंदर और उस चील को खत्म कर दो। बाजू चील बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वे उस कुएं के अंदर कूद जाती है।
बस फिर क्या था, कुएं का पानी बहुत ही ज़्यादा गहरा था, जिस कारण वो जालिम बाजू चील डूब के मर जाती है। इस तरह मीनू चिड़िया की अक्लमंदी की वजह से सभी पक्षियों को उस जालिम बाजू चील से छुटकारा मिल जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अपनी अक्ल और हिम्मत से किसी को भी हरा सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टुन्ना बचपन से ही बहुत शरारती था। इसके पेड़ से अमरूद तो उसके पेड़ से जाम या किसी के पेड़ से आम वो चोरी करके लाता था। वो ऐसे ही किसी न किसी के बाग से फल चोरी करता रहता था। टुन्ना जब बहुत छोटा था तब बिजली गिरने की वजह से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तभी से टुन्ना अपने चाचा टुना, अपनी चाची टुनी और अपनी बहन टुनिया के साथ रहता था। टुनी के इस तरह के फल चोरी करने की वजह से सबने मिलकर उसके चाचा टुना से उसकी शिकायत लगा दी। उनमें से मैक्स ईगल बोला, देखो टुना, समझाओ अपने भतीजे को, मेरे पेड़ के सारे अमरूद इसने झूठे कर दिए, अब हम खाए क्या। तभी कौवा बोला, और मेरे पेड़ के भी सारे आम तोड़कर खुद खा लिए और बाकी बच्चों में भी बांट दिए, अब हम खाए क्या और हमारे बच्चे क्या खाए। तब पोपी कबूतर ने बोला, और मेरे गाहुन के फसल पर खेलकर सारा फसल नष्ट कर दिया। ऐसा कब तक चलेगा टुना, समझाओ अपने भतीजे को। हाँ टुन्ना भाई, ऐसे नहीं चलेगा। ये कहते हुए सब एक साथ चिल्लाने लगते हैं। हाँ टुन्ना भाई, ऐसे नहीं चलेगा। तभी टुन्ना चाचा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वे टुन्ना को बहुत ज्यादा मारने लग जाता है। हाँ, और मारो, जब देखो बदमाशी करते फिरता है। इसको देख कर मेरी बेटी भी बिगड़ गई है। फिर वे टुनिया की तरफ मुंह करके कहती है, टुनिया तू क्यों खड़ी है यहाँ से, चल यहाँ से। फिर टुनिया को लेकर घर के अंदर चली जाती है और इस तरह से टुना को मार खाते हुए सब देखकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर टुन्ना जितना मार खाता है इतना ही उसका गुस्सा बढ़ जाता है और मन ही मन में कहता है, मुझे मार दिला के बहुत ही मजा आता है ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ। इसके बाद गुस्से में आकर टुन्ना पोपी कबूतर के फसल में आग लगा देता है। ये देखते हुए कबूतर चिल्लाते हुए कहता है, अरे देखो टुन्ना ने मेरे फसल में आग लगा दी है, अब मेरा क्या होगा। अरे ये कैसा अत्याचार है भाई, इस टुन्ना ने तो हमारा जीना ही आराम कर दिया है। अरे अब इसके उस चाचा से पूछ कर कुछ नहीं होने वाला, उसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तब निम्मी चिड़िया कहती है, हाँ, इसको तो अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा, इसकी तो अच्छे से दुआई करनी चाहिए। अब मेरा क्या होगा, तुम सब इस टुन्ना का कोई बंदोबस्त करो ना। ओहो, कुछ तो करना ही पड़ेगा, चलो हम सब उल्लू महाराज के पास चलते हैं, तभी इस टुन्ना का कोई हल निकलेगा। तभी नैन सिटिया कहती है, हाँ, ये ठीक होगा, हम सब उल्लू महाराज के पास ही जाते हैं, चलो सब। तब सभी उल्लू महाराज के पास गए और तभी बॉबी सुकुन ने बोला, उल्लू महाराज जी, हमारा वे पक्षी टुन्ना बहुत ही बदमाश है, वह हर किसी के खेत से फल चुराता है, उसे खाता है और नष्ट भी करता है। हमने तो उसके चाचा से शिकायत भी की थी। ये सब सुनकर टुन्ना के चाचा ने कहा, हाँ महाराज, ये सब देखकर मैंने उसे बहुत डांटा भी था और मारा भी था, लेकिन वो सुधरने वाला कहा और आज तो उसने हद ही कर दी, मेरे गेहूं के फसल में आग लगा दी। हाँ, मैंने सब सुना और समझ भी गया, इस टुन्ना को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। जाओ उसको पकड़ कर लाओ और जेल में बंद कर दो, साल भर जेल में बंदी रहेगा, तभी उसका दिमाग ठिकाने आएगा। इसके बाद सब जाकर टुन्ना को पकड़ कर लाए और इसके बाद उसे जेल में बंद करके वहाँ से खुशी खुशी चले गए। सबके जाने के बाद वहाँ पर उल्लू रानी आई और वे बोली, मैंने आज तक
आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज एक विनती करती हूँ कि आप टुन्ना को छोड़ दीजिए। क्या तुम्हारी इतनी साहस? तुम मेरे फैसले के खिलाफ जा रही हो? अरे महाराज, टुन्ना को सजा की नहीं, प्यार की जरूरत है और मैं उसे माँ का प्यार दूंगी, उसे अच्छे बुरे का सीख दूंगी, उसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। फिर आप देखना, टुन्ना जरूर एक अच्छा बच्चा बनेगा। ठीक है, मैं तुम्हें 1 साल का समय देता हूँ। अगर 1 साल के अंदर अंदर तुम टुन्ना को ठीक कर पाई तो ठीक है, वरना टुन्ना के साथ साथ तुम्हें भी अंदर कर दूंगा। मुझे मंजूर है महाराज। ये सब बातें सुनकर टुन्ना खुद हैरान हो गया था। उसकी आंखों में आंसू आए और फिर वह बोला, अरे उल्लू रानी, आप सच में मुझे माँ का प्यार देगी? और अगर मैं ना सुधरा तो क्या आप सच में मेरे साथ जेल में बंदी रहेगी? हाँ टुन्ना, सच में। अरे आप कितनी अच्छी हो, मैं आपकी हर बात मानूंगा। फिर टुन्ना को उल्लू रानी ने जैसा जैसा बोला वो वैसा वैसा करता गया। उसने जैसे जैसे पढ़ाया वो वैसे वैसे पढ़ता गया और वो सब करता गया। फिर 1 साल के बाद वो एक सुंदर और सुशील पक्षी बन गया। सब उसका ये बदलाव देखकर हैरान हो गए और उसकी ये बदलाव देखकर उल्लू महाराज भी खुश हो गए और उसके बाद से सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे।